साझेदारी के प्रवेश में 13वें सवाल को हल कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें जो कठिन मुद्दा उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ ए और बी 4:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं और उनका सी को नए साझेदारी के प्रवेश दिया जिसका हिस्सा 1/5 और तीनों का लाभ हानि का अनुपात 3:1 का दिया गया है। अब हमारे को त्याग का अनुपात निकालना है तो पुराने में से नए को घटाएं तो पुराना 4/1 मतलब 4/5 1/5 घटाना पड़ेगा। नया लाभ हानि का अनुपात 3:1 का अभी पढ़वाया मैंने, तो 3:1 का मतलब 3/5 हुआ। बी का 1/5 हुआ, 1/5 से 1/5 गया 0 हो गया। यहाँ 4/5 में 3/5 गया 1/5। सी का हिस्सा अभी मैंने पढ़वाया 1/5 था। इसका मतलब ये हुआ कि बी का त्याग 0 है, बी का त्याग 0 है और ए का त्याग 1/5 है जो पूरा का पूरा सी ने ले लिया। इसका मतलब सी जो ख्याति लेकर आएगा, इधर देखो यहाँ पर सी ख्याति के रूप में 5,000 नगद लेकर आएगा, ख्याति के रूप में लेकर। ये पूरी की पूरी रकम कौन लेकर जाएगा? साझेदार ए लेकर जाएगा। तो सबसे पहले अपन ख्याति की ही एंट्री कर रहे हैं। देखो नगद खाते के उधार में, ये रहा नगद खाते के उधार में ख्याति का प्रीमियम कितना है? 5,000। ये कौन लेकर जाएगा? केवल ए। इसके साझेदारी के पूंजी खाते के बजाय चालू खाता बनाएंगे। ख्याति का प्रीमियम 5,000। बी को कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि बी का त्याग 0 था। अब इधर आ जाओ, सी अपने भाग में से 20,000 रोकड़ा पूंजी के रूप में लाएगा। अब रोकड़ पूंजी के रूप में लेकर आएगा तो आप देखिए कि यहाँ पर नगद खाते के उधार में आएगा, इस तरफ है नगद खाते के उधार में, और साझेदारी के पूंजी खाते के जमा में। बी का चालू खाता नहीं बनाया गया है, सी की डायरेक्ट पूंजी लिखेंगे क्योंकि चालू खाता केवल चालू साझेदारों का बनाया जाता है। बी की जितनी प्रविष्टियां होगी वो इसमें होगी। अब ख्याति के अंदर एक लाइन और आगे लिखी हुई है कि ख्याति की रकम में से आधी रकम पुराने साझेदार, पुराने में एक ही है, तुरंत निकाल देंगे। तो ये 5,000 रुपया नगद खाते के उधार में लिखा था, उससे आधा मतलब 2,500 जमा में लिख देंगे और चालू खाते के जो उधार में 5,000 लिखा था उसके जमा में लिखा था, उधार में 2,500 लिख देंगे। ख्याति का प्रीमियम किसने? ए ने आधी रकम निकाल ले गया। ये महत्वपूर्ण मुद्दा था। अब अपन आते हैं समायोजन नंबर 2 पर। उसके पहले आप यदि देखना चाहें तो कारीगर अकस्मात है, इसके बारे में एक समायोजन है। इस तरफ बांटने के लिए हमारे पास केवल ख्याति है 5,000। इसके लिए मैंने आपको लेक्चर में बताया था 3 पू का प्रयोग करने का, पुरानी ख्याति, पुराने साझेदार, पुराने अनुपात में। तो 5,000 को 4:1 में मतलब पुराने साझेदार को बांटना है। ये देखो पूंजी खाते के अंदर या चालू खाते के अंदर 4,000 और 1,000 4:1 के अनुपात में बांट दिया। उसके बाद यहाँ पर ज़मीन मकान में 10% बढ़ाना है। देखो ज़मीन मकान कितने के हैं? 35,000। 35,000 का 10% बढ़ाना है। फर्नीचर स्टॉक में 5% कम करना है। फर्नीचर का 5% 1,500 और स्टॉक यहाँ पे दे के रखा हुआ है आपको 15,000। 15,000 का 5% 750। इन तीनों को पहले आर्थिक चिट्ठे में लिख रहे हैं। देखो ज़मीन मकान में 3500 का 10%, 35,000 का 10% 3500 बढ़ा दिया तो देखो 38,500 हो गया। फर्नीचर में फर्नीचर 30,000 का है, 30,000 का है। 30,000 के अंदर 5% कम करना है तो 30,000 का 5% 1,500 आएगा, 28,500। स्टॉक 15,000 था, 5% कम करना 750 कम करेंगे तो ये 2 प्रविष्टियों में कमी है, एक में वृद्धि है, तो ये पुनः मूल्यांकन के जमा में और ये दोनों उधार में। देखो इधर लिखा हुआ है ज़मीन मकान 3,500 रुपये और यहाँ फर्नीचर में 1,500 कम हुए, स्टॉक में 750 रुपये कम हुए। अगले समायोजन को देखो, विनियोग की बाजार कीमत 35,000 है। अभी आप यहाँ आर्थिक चिट्ठे में बहियों में विनियोग की कीमत देखने जाएंगे तो 25,000 है। अब कितनी हो गई? 35,000। इसका मतलब 10,000 की वृद्धि हुई। ये देखो पहले आर्थिक चिट्ठे में विनियोग 25,000, धन वृद्धि 10,000, अब कितना हो गया? 35,000। ये 10,000 रुपये हमारी आवक है, लाभ है, तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में लिखेंगे विनियोग खाते। अब यहाँ पर देनदारों पर 10% है, डूबोतरण अनामत रखनी है। देनदार हैं कितने? 5500 के। इसका 10% निकालने जाओगे तो 550 आएगा और यहाँ रखी हुई कितनी है? 500। इसका मतलब केवल 50 रुपये का ही हमको नुकसान जाना है। आप देखो आर्थिक चिट्ठे के अंदर देनदार 5500 रुपये, घटा दी डूबोतरण 550 रुपये।
अब हमारे पास बचा 4,950 रुपये। अभी हमने 550 का प्रावधान किया, लेकिन 500 रुपये देखो आर्थिक चिट्ठे के हिसाब से हमारे पास पहले से रखा हुआ है। अब हमारे को खाली 550 में से 500 जाएगा तो 50 रुपये ही हमारे को पुनः मूल्यांकन के उधार में डालने हैं। देखो 50 रुपये लिखा है, डूब ऋण अनामत केवल 50 रुपये। पिछले साल का 500 था, इस साल रखा 550, केवल 50 रुपये जेब से रखना पड़ा। इधर देखो कारीगर अकस्मात में 1,000 का दावा स्वीकृत हुआ है, तो पहले तो ये 1,000 रुपये आर्थिक चिट्ठे के हम दायित्व पक्ष में लिख देंगे, कारीगर अकस्मात मुआवजा। इसके बाद हम देखेंगे कि मुआवजा फंड है कितना, 5,000 का था, 1,000 का दावा बढ़ गया, मतलब 4,000 का बच गया। ये 4,000 रुपये का दावा पुराने साझेदार को हम बांट देंगे। ये देखो इधर चालू खाते में कारीगर अकस्मात 3200 और 800, 4,000 को अपन ने किस अनुपात में बांटा है, 4:1 में पुराने साझेदार को। पूंजी हम डायरेक्ट यहाँ आर्थिक चिट्ठे में लिखेंगे, केवल चालू खाते से रिलेटेड एंट्रियाँ इसके अंदर करने की है। अब देखो आखिरी समायोजन पे आ गए हैं। लेनी हुंडी के अस्वीकृत खर्च 150 और बैंक चार्जेस 300, ये दोनों हमारे खर्चे हैं, तो ये नगद खाते के जमा में आएंगे। देखो ये रहा नगद खाते के जमा में अस्वीकृत खर्चा 150 और बैंक चार्जेस 300। अब ये सोचना है कि इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ होगी, ये हमारा नुकसान है, खर्चा है, इसलिए पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में जाएगा। देखो अस्वीकृत खर्चा और बैंक चार्जेस। इस प्रकार अपन ने ये सारे के सारे समायोजन समझ लिए। इधर देखो बाकी की एंट्रियाँ, लेनदार और देनी हुंडी वैसे के वैसे 4,000 और 1,000 उठा करके हम आर्थिक चिट्ठे में लिख रहे हैं। देखो 4,000 के लेनदार, देनी हुंडी 1,000 की। अब जमीन मकान, इधर देखो जमीन मकान, फर्नीचर, विनियोग, स्टॉक, देनदार, इन सब पे एंट्रियाँ हो गई। लेनी हुंडी आपको 2,000 दे के रखी हुई है, वैसा का वैसा आप लेनी हुंडी को उठा करके यहाँ आर्थिक चिट्ठे में डाल सकते हैं। लेनी हुंडी कहीं लिखी नहीं है, ये लिखी हुई है, देखो लेनी हुंडी 2,000 रुपये की। अब आप देखें नगद और बैंक, नगद और बैंक यहाँ पे कितनी देकर रखी हुई है, 3,000 रुपये। ये 3,000 रुपये से आप क्या करेंगे, शेष आगे लाए 3,000 रुपये। अब इसके बाद अन्य प्रविष्टि में ख्याति बांट दी। ये पूरे सवालों में एंट्रियाँ हो गई। अपन क्लोजिंग देखते हैं। पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में 13,500 था, उधार में 1,500, 750, 50, 150 तो 300 को घटा दिया। काय में से घटाया 13,500 में, तो कितना बच गया 10,750। ये हमारा लाभ है। 10,750 को आपको पुराने साझेदार को 4:1 में बांटना है, तो 4 हिस्सा आया 8600, एक हिस्सा आया 2,150। ये चालू खाते में मिलेगा, किसको, ए को और बी को, क्योंकि ये दोनों के दोनों पुराने साझेदार हैं। ए और बी को ये देखो 8600 और 2,150। ए का टोटल किया 24,800 आया, उसमें से ये 2 आंकड़े घटाए तो 18,300 का शेष आगे ले गए। बी का जमा पक्ष का टोटल 4,950 था, 1,000 घटाया तो यहाँ का टोटल 2 और 2 4 और 1 4,950 में से 1,000 घटाएंगे तो हाँ यहाँ पर आएगा इसका शेष। देख लो आप, यहाँ पर इसका शेष लिखा नहीं है, इसका शेष आएगा 3,950। ये चालू खाते का दोनों एंट्री हम कहाँ लेकर जाएंगे, आर्थिक चिट्ठे में। प्रवेश के बाद का आर्थिक चिट्ठा ये लिखा चालू खाता, ए का 18,300 और बी का 3,950, इन दोनों को जोड़ेंगे। अब आप देखें कि आर्थिक चिट्ठे में यहाँ पूंजी इसकी 75,000 थी, 25,000 थी। इस पूंजी खाते को डिस्टर्ब करे बिना वैसा का वैसा आर्थिक चिट्ठे में यहाँ लिखा है। और सी की नई पूंजी 20,000, इन तीनों का टोटल 1,20,000, चालू खाते का 22,250, कारीगर अकस्मात का 1,000, दैट्स इट। इसके अलावा हमने आर्थिक चिट्ठे का टोटल करना है तो 1,48,250 आएगा। और जमा पक्ष का भी आप इस तरफ का पूरा योग करने जाएंगे तो जमा पक्ष का योग भी आपका 1,48,250 आएगा। नगद खाते 25,050 कैसे आया, तो वो अपन ने नगद खाते के जमा पक्ष का टोटल करा, 28,000 में से 150, 300 और 2500 को घटाया तो 25,050 यहाँ पर आएगा। हैंस प्रूफ।